हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। दोस्तों जैसा पीछे थंबनेल में आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस टारगेट एमटीएस 25/25। जैसा कि दोस्तों नए पैटर्न में आपको मालूम है कि जो सेकंड पार्ट होगा उसमें एसएससी एमटीएस का जो सेकंड पार्ट होगा दोस्तों, उसमें जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीड 3 मार्क्स दोस्तों, हर क्वेश्चन का 3 नंबर भी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी का जो टेंटेटिव डेट है एसएससी एमटीएस की, वो अप्रैल है दोस्तों। तो आज से लगभग 40 दिन है हमारे पास। तो हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि पहले भी चल रही थी, लेकिन अब हम लोग प्रॉपर एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो एसएससी की एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इस वीडियो में हमने वो लिए हैं। और ये हमारा पहला वीडियो है दोस्तों एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और टारगेट रहेगा हमारा 25/25, यानी हम 25 में 25 कोशिश करेंगे कि सही करें एग्जाम में। चलिए खैर दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व एमएस सुब्बलक्ष्मी किससे संबंधित हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमएस सुब्बलक्ष्मी जो हैं वो शास्त्रीय गायन से तो संबंधित हैं, लेकिन उसमें भी ये कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं दोस्तों। ये हैं कर्नाटक संगीत से, ये कर्नाटक बेसिकली कर्नाटक की रहने वाली भी हैं और कर्नाटक संगीत से ये जुड़ी हैं दोस्तों। देखिए आप दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये एसएससी CHSL 2022 का क्वेश्चन है, आफ्टरनून का है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ईच एंड एवरी सभी जो हैं वो लेटेस्ट हैं, 2019 से लेके 2022 तक में आए हुए हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की साक्षरता दर 2011 के आंकड़ों के अनुसार क्या थी। दोस्तों ये 2019 का क्वेश्चन है CPO-SI का। मैं आपको बता दूं कि ये जो साक्षरता दर थी वो 74.04 यानी 74.04 थी। सबसे पहले मैं तो आपको ये बता देता हूँ कि साक्षरता दर क्या होती है। दोस्तों साक्षर उस व्यक्ति को माना जाता है जो लिखना जानता है और पढ़ना जानता है, एटलीस्ट अपना नाम लिखना जानता है और पढ़ना भी जानता है, तो उसको हम कहते हैं साक्षर व्यक्ति। तो भारत में जो साक्षरता दर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार वो 74.04% आकी गई है दोस्तों। आप ये सोच रहे होंगे कि ये CPO के भी क्वेश्चन है, CGL के भी क्वेश्चन है। दोस्तों SSC का एक इस तरह का पैटर्न है कि अगर कोई क्वेश्चन वो CGL में देता है तो वो MTS में भी देता है उसी तरह का या कई बार वही क्वेश्चन। तो यहाँ SSC का जो पूरा पैटर्न है हम उसको लेके चल रहे हैं ताकि MTS को अच्छी तरह से हिट कर सकें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली घर के नाम से किस कोशिकांग की कोशिका को जाना जाता है। दोस्तों बचपन में पढ़ा है हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कि जो पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस, उसको किसको कहते हैं। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों, उसको कोशिका का ऊर्जा गृह या बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस कहते हैं दोस्तों, पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें खुद के DNA और राइबोसोम होते हैं जो भोजन का जो पाचन होता है उसमें ऊर्जा को ये रूपांतरित कर देता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द जो दिया था वो एक वैज्ञानिक थे, बेंडा दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे बेंडा जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सबसे पहले रखा था, वो थे बेंडा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हिमालय की कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है दोस्तों? हिमालय की कौन सी चोटी, मैं आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट नो डाउट नेपाल में ही है, ये तो जानते ही हैं सभी लोग। मकालू पर्वत जो है दोस्तों ये भी नेपाल क्षेत्र में ही आता है। जो माउंट एवरेस्ट और मकालू है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पे हैं और नेपाल क्षेत्र में, नेपाल हिमालय में आते हैं। तीसरा जो है अन्नपूर्णा, ये नेपाल की 8वीं, मतलब हिमालय पर्वत की 8वीं सबसे बड़ी चोटी है अन्नपूर्णा। आपको मालूम है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। इसके बाद मकालू पर्वत है, ये भी हिमालय का ही हिस्सा है और ये माउंट एवरेस्ट से दक्षिण पूर्व में स्थित 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अन्नपूर्णा जो है वो जो हिमालय पर्वत है पूरा, उसकी 8वीं सबसे बड़ी चोटी है अन्नपूर्णा। आपको बता दूं कि कॉमेट जो है, कॉमेट ये जो है ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, नेपाल में स्थित नहीं है दोस्तों। कॉमेट जो है वो उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड में एक गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल जिला है, गढ़वाल क्षेत्र है, उस गढ़वाल क्षेत्र में उत्तराखंड में कॉमेट पर्वत चोटी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी 1894 में। दोस्तों आई रिपीट, लाला लाजपत राय ने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी और एक और था न्यू लक्ष्मी बैंक। उन दोनों के संस्थापक यही माने जाते हैं। और जो लाला लाजपत राय थे, इनकी एक तिकड़ी थी लाल बाल पाल, सुना होगा आपने, लाल बाल पाल। तो इन तीनों की तिकड़ी थी, इसमें ये शामिल थे और इन्होंने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बोरोबुदुर मंदिर जो कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है, किस स्थान पर है? दोस्तों बोरोबुदुर मंदिर जो है वो विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। जावा द्वीप में, जावा द्वीप के ठीक मध्य में बोरोबुदुर का मंदिर स्थित है दोस्तों। बोरोबुदुर का मंदिर जो है वो बनाया किसने था? शैलेंद्र बनाया जो था बोरोबुदुर का मंदिर 8वीं-9वीं शताब्दी के मध्य में जो शैलेंद्र राजवंश के शासक थे उन्होंने इसको बनाया था दोस्तों। ये शैलेंद्र जो राजवंश था उसी के शासन, इनके शासन काल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो दोस्तों लिखी गई है, ये काफ़ी दिन से ये एक लेखक के रूप में बन के उभरे हैं। पहले कांग्रेस में विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे और ये हैं दोस्तों शशि थरूर। शशि थरूर की हाल ही में कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। हालांकि शशि थरूर को न सिर्फ कांग्रेस के सांसद और विदेश राज्य मंत्री के रूप में और एक लेखक के रूप में, बल्कि सुनंदा पुष्कर से इनके रिलेशन के रूप में भी काफ़ी जाना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नए राज्यों के संगठन से संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध है? दोस्तों जो नए राज्यों का संगठन है वो अनुच्छेद 3 से संबंधित है। मैं आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 3 में नए राज्य का, ध्यान दीजिए, नए राज्य का संगठन, राज्य की सीमा क्षेत्र को बढ़ाना, राज्य का नया नामकरण करना या राज्य का नाम बदलना आदि चीजें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दोस्तों आती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो का गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? वो कौन सी दो गैसें हैं दोस्तों जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक हैं? देखिए आप CHSL 2022 वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो
हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में दो जो गैसें हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं, नाइट्रोजन का परसेंट जो है वो 78% है और ऑक्सीजन का वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में 21% लगभग माना जाता है। 20.98 कुछ प्रतिशत है, तो हम उसको 21% अप्रॉक्स मान के चलते हैं, और नाइट्रोजन 78%। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे में किस स्थिति के कारण जंग लगती है? देखो दोस्तों, पानी के अनुपस्थिति का तो कोई मतलब ही नहीं है। O2 की अनुपस्थिति, अगर O2 की अनुपस्थिति हो जाए तो फिर कौन जिएगा? तो ना तो पानी की अनुपस्थिति, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे लोहे में जंग लग जाती है, तो अनुपस्थिति का तो कोई सवाल ही नहीं दोस्तों, यानी अनुपस्थिति वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। अब CO2 की मौजूदगी, देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो जंग लगती है वो उसका मेन कारण है, आपने देखा होगा, एक बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि अगर कोई लोहे की चीज़ या कोई लोहे का ऐसा सामान बाहर डला रह जाए तो क्या होता है कि पानी उस पर गिरता है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है, या कई बार बाहर यूं ही डले डले पानी ना भी बरसे तब भी जंग, क्योंकि वातावरण की नमी पाकर जो ऑक्सीजन होती है वो लोहे से क्रिया करके उसमें जंग का निर्माण कर देती है। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए O2 की मौजूदगी, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लग जाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक घनत्व किस तत्व का होता है? देखिए घनत्व माने डेंसिटी, देखिए जरा समझिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। समझिए जरा आप, अगर घनत्व अधिक है तो द्रव्यमान अधिक है, यानी द्रव्यमान अधिक है तो घनत्व भी अधिक होगा, यानी जो धातु सबसे भारी है जिसका द्रव्यमान ज्यादा, देखिए डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर घनत्व द्रव्यमान अधिक है तो घनत्व भी अधिक होगा, तो जो धातु जिसका द्रव्यमान जो है वो सबसे अधिक होगा उसका घनत्व भी सबसे अधिक होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक द्रव्यमान वाली या सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे अधिक, चाहे वो द्रव्यमान अधिक पूछ ले, अधिक भार वाली पूछ ले या घनत्व वाली पूछ ले, बात एक ही है, तो वो है दोस्तों ओस्मियम। ओस्मियम जो धातु है वो सबसे भारी धातु मानी जाती है, सर्वाधिक घनत्व वाली धातु मानी जाती है दोस्तों। अगर वो ये पूछे आपसे कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व, देखो इसमें यहाँ पूछा है सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा तत्व है, तो ये है ओस्मियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों? तो आप आंसर देंगे हाइड्रोजन। क्या आंसर देंगे? हाइड्रोजन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही धर्म जो है वो किस शासक ने शुरू किया था दोस्तों? दीन इलाही धर्म नो डाउट अकबर ने इसको शुरू किया था। कब शुरू किया था दोस्तों? 1582 में अकबर द्वारा इसको शुरू किया गया दोस्तों। ये क्या है? अकबर ने कहा था कि ये जो धर्म है ये ईश्वर का धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा था अकबर ने। ईश्वर का धर्म है ये दीन इलाही धर्म, दीन ए इलाही। तो दीन माने धर्म होता है, दीन माने धर्म माना जाता है। तो अकबर का कहना था कि ये जो है वो ईश्वर का धर्म है, और इसको जो दीन इलाही धर्म है सबसे पहले अपनाने वाले कौन थे? क्या आप जानते हैं दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ, इस सबसे पहले अपनाने वाले एक हिंदू थे और वो थे बीरबल। बीरबल ने सबसे पहले दीन इलाही धर्म को अपनाया था दोस्तों। निम्नलिखित में से स्टैनली जलाशय कहाँ पर है? स्टैनली जलाशय दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक जरा ध्यान दें। स्टैनली जलाशय, स्टैनली जलाशय जो है दोस्तों वो है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों स्टैनली जलाशय है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टैनली जलाशय का जो स्रोत है वो क्या है, माने इसमें पानी कहाँ से आता है इस जलाशय में? तो इसका स्रोत है दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी। इसी स्टैनली जलाशय पे मैटूर बांध बना है दोस्तों।
मैक्टूर बांध बहुत फेमस है, मैक्टूर बांध। इसी जलाशय पर, इसी स्टैनली जलाशय को हम ये भी कह सकते हैं, स्टैनली जलाशय का दूसरा नाम मैक्टूर बांध है या इसी पे बना भी है। और अगर पूछा जाए किस नदी पे बना है तो कावेरी नदी पे। इसमें जो जल का स्रोत है वो कावेरी नदी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वह पहली भारतीय महिला कौन है जिसे ग्रैमी पुरस्कार दिया गया? दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो पहली ग्रैमी, पहले ये समझ लें ग्रैमी पुरस्कार क्या है। विश्व में संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, नोबल के इक्वल मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये है तन्वी शाह। तन्वी शाह को वर्ष 2010 में AR रहमान और गुलजार के साथ स्लम डॉग मिलेनियर एक मूवी आई थी, उसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला था, ग्रैमी पुरस्कार तन्वी शाह को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जले हुए दियों के साथ निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है? मैं आपको बता देता हूं जरा दोस्तों। इसमें क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो सिर पे जले हुए दिए रखती हैं इस तरह से और फिर नृत्य करती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये नृत्य जो है वो कोली नृत्य है। कोली नृत्य कहाँ पर होता है? ये कहाँ का नृत्य है? ये महाराष्ट्र का नृत्य है। ये भी महाराष्ट्र का नृत्य है। तमाशा और धनगरी गाजा ये भी महाराष्ट्र का नृत्य है। जबकि ये चारी नृत्य जो है दोस्तों ये राजस्थान का है और इसमें महिलाएं पानी भरने के समय ये नृत्य जो है चारी नृत्य करती हैं, पानी इकट्ठा करती हैं। राजस्थान में पानी की कमी होती थी पहले, अब तो खैर काफ़ी विकास हुआ है। पहले कमी होती थी तो महिलाएं पानी इकट्ठा करने के लिए ये नृत्य करती थी। तो खेल खेल में नृत्य के रूप में पानी को इकट्ठा किया जाता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर को 1026 में किसने हमला करके लूटा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ भारत में एक अफगान लुटेरा आया था। अफगान लुटेरा कौन था? अफगानिस्तान से एक लुटेरा आया था, अफगान लुटेरा। उसका नाम था महमूद गजनवी, यानी गजनी का महमूद। कौन था वो? गजनी का महमूद। इसने सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में, गुजरात राज्य के सोमनाथ मंदिर को लूटा। बहुत बड़ा और बहुत फेमस मंदिर था दोस्तों। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता था कि जो शिवलिंग था उसमें, वो शिवलिंग जो था वो इसको ऐसे बनाया गया था कि वो शिवलिंग हवा में तैरता था। कुछ इस तरह से टेक्निक का प्रयोग किया गया था कि वो हवा में तैरता था। और ये गजनी ने इसको लूटा। समृद्ध मंदिर था और 1026 में इसने उसमें सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की 3 हिस्से हैं, 3 परत है पृथ्वी में। सबसे एक अंदर है, इसको ध्यान देना दोस्तों, इसको हम कहते हैं मेंटल। इसके बाद एक और परत है दोस्तों, उसको हम कहते हैं कोर। और सबसे बाहर की जो परत है वो कहलाती है क्रस्ट। क्रस्ट का आप हिंदी बोल एक शब्द और है, वो है पपड़ी। तो आप जानते हैं स्किन में भी कई बार पपड़ी होती है, कोई घाव हो जाता है, कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है तो ऊपर पपड़ी आ जाती है, पपड़ी। तो ये जो ऊपर की परत है ये पपड़ी है, पपड़ी माने क्रस्ट। तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी ठोस परत है वो है दोस्तों क्रस्ट, यानी कि पपड़ी। आगे बढ़ते हैं। काल्डेरा मैं आपको बता देता हूँ, काल्डेरा जो है वो ज्वालामुखी निर्मित गड्ढे जो होते हैं, ज्वालामुखी का जो मुख होता है, मुख जहाँ से मैग्मा निकलता है, वो काल्डेरा कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
किसके द्वारा भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है। राजकोषीय जो नीति है, यानी कि फिक्सल प्लान जो बनाया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। क्या होता है इससे, राजकोषीय नीति से? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा ये होता है कि जितना खर्च होता है, खर्च में से आय को घटा देते हैं। मान लीजिए खर्च हो रहा है 12, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि संसाधन से भारत सरकार को 10 रुपए की कमाई हुई और 12 रुपए का खर्चा हुआ, तो राजकोषीय घाटा कितना हो गया? 2 रुपये हुआ। यानी कि जो खर्च है, खर्च में से जो उन भारत सरकार की जो कमाई है सब विभिन्न संसाधनों से, उसको हम घटा देते हैं। अब राजकोषीय नीति बनाने से फायदा क्या होता है? राजकोषीय नीति बनाने से एक तो सतत विकास में सहायता मिलती है और दूसरा गरीबी दूर करने में सरकार को मदद मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ? दोस्तों राज्यसभा का गठन जो हुआ है, सीजीएल का क्वेश्चन है, 2021 का है, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। दोस्तों राज्यसभा का जो गठन हुआ वो 1952 में हुआ। 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ। राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। आप जानते ही हैं, हर 2 वर्ष बाद इसके सदस्य जो हैं वो बदलते रहते हैं। और राज्यसभा का जो स्पीकर होता है, यानी कि जो सभापति होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो इस नाते पहली जो राज्यसभा, सबसे पहली बार राज्यसभा गठित हुई, तो उसका जो सभापति है वो कौन हुआ? यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति। वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कवरत्ती है? कवरत्ती जो है दोस्तों वो है हमारे लक्षद्वीप की राजधानी। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। दोस्तों लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आई रिपीट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों वो लक्षद्वीप है। दोस्तों और ये जो राज्य है ये अरब सागर में स्थित है। दोस्तों कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में, जैसे आपने सूर्य के बारे में सुना होगा, तो सूर्य में जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है 70%, इसके बाद हीलियम है। तो पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या अनगिनत है, तो इसका मतलब है कि 70% सूर्य में अगर हाइड्रोजन है तो ऐसे अरबों खरबों जिनकी गिनती नहीं की जा सकती इतने सूर्य हैं। तो इसका मतलब जो है वो हाइड्रोजन जो है दोस्तों पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मौजूद है। दूसरे कौन सा है? दूसरा हीलियम है। तीसरा कौन सा है? आप जान के आश्चर्यचकित होंगे, ऑक्सीजन है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला खदानों में विस्फोट किस गैस के कारण होता है? कोयला खदान जो होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोयला खदान है, कोयला खदान के अलावा धान के खेत हैं, इनसे एक ही गैस निकलती है, वो है दोस्तों मीथेन। मीथेन जो है इसी के कारण कई बार आपने सुना होगा, घटनाक्रम सुना होगा कि खदान में लोग दब के या दम घुटने से मर गए। तो वो मीथेन गैस जो होती है वो दम घोट देती है, या कई बार किसी ऐसे तत्व के संपर्क में आ जाती है, ज्वलनशील तत्व के, कि उसमें खदान में आग लग जाती है और वहाँ पर विस्फोट भी हो जाता है। दोस्तों तो वो मीथेन गैस है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्य अवधि भारत में कितनी होती है? दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों, ये अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है दोस्तों, इसकी अवधि 5 वर्ष बिल्कुल नहीं, जो आप सोच रहे हैं, 4 वर्ष भी नहीं, 3 वर्ष भी नहीं, इसका मतलब है 6 वर्ष। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसकी कार्य अवधि होती है दोस्तों। आप अपने कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, कर दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर जो होता है वो सीधे जनता से लिया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो डायरेक्ट जनता से नहीं लिया जाता है, बल्कि किसी और तरीके से जनता के द्वारा, मतलब जनता से लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वस्तु एवं सेवा कर है ये डायरेक्ट जनता से लिया जाता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष कर है, वस्तु और सेवा कर है, ये डायरेक्ट जनता से लिया जाता है। जबकि निगम कर, पूंजीगत लाभ कर या इनकम टैक्स, ये सभी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर है जो डायरेक्ट जनता से नहीं लिए जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात करने का सही सूत्र है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, मान लीजिए दो पॉइंट हैं ए और बी, और ये ए है ये बी है, इनके बीच में जो विभवांतर लगेगा बी ए माइनस वी बी बराबर कुल किया गया कार्य बटे आवेश। आवेश को हम क्यू चाहे कैपिटल से कह दें चाहे ए स्मॉल से कह दें। तो विभवांतर जो होता है वो कुल किया गया कार्य यानी W और Q यानी कि आवेश यानी कि कूलाम। आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा B बराबर W/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र से अन्नपूर्णा चोटी संबंधित है। निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र से अन्नपूर्णा चोटी। अभी क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैंने बताया था कि उसमें कॉमेट जो है वो उत्तरांचल में, बाकी तीन जो थे वो माउंट एवरेस्ट था, एक दूसरा मकालू था और तीसरा अन्नपूर्णा था। अन्नपूर्णा के बारे में मैंने ये भी बताया था कि ये हिमालय पर्वत की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें वो कह रहा है अन्नपूर्णा चोटी जो है वो हिमालय के किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि हिमालय के क्षेत्र में अन्नपूर्णा चोटी है नेपाल हिमालय में, और नेपाल हिमालय में जो ये अन्नपूर्णा चोटी है ये 8वीं सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, और वो कौन है, वो है माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कौन सी है। दोस्तों इनपुट और आउटपुट मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं आपको। इनपुट और आउटपुट समझिए जरा, कि जब हम कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज जो सिंपल लैंग्वेज में उसमें आपको बता रहा हूँ, दैनिक बोलचाल की भाषा में, जब हम कंप्यूटर डिवाइस पे काम कर रहे होते हैं अपने पीसी आदि पे, तो जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर हमें उसी डिवाइस से वापस ना दे, यानी सिर्फ खा ले, उसको उगले नहीं, तो जो खाने वाली डिवाइस हैं वो इनपुट हो गई और जो उगलने वाली डिवाइस हैं वो आउटपुट डिवाइस हो गई। जैसे अब खाने वाली डिवाइस इनमें से कौन सी है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंटर खाता है कि उगलता है, प्रिंटर उगलता है, यानी कि ये हो गई दोस्तों कौन सी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या कर रहा है, उगल रहा है, ये मॉनिटर ही तो है, ये जो हम जिस पे हम पढ़ा रहे हैं ये मॉनिटर ही तो है। तो ये जैसे हमने कीबोर्ड से उसको खाने को दिया तो ये हमको सामने निकल के आ गया, ये हमको इसने दिया है। स्पीकर है, स्पीकर से आवाज़ निकल के आती है ना, तो वो भी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर है, स्कैनर से चीज़ें निकलती नहीं है, स्कैनर से हमने कोई चीज़ स्कैन करी तो वो कहाँ दिखाई देगी, हमको मॉनिटर में दिखाई देगी। तो स्कैनर उसको खा लेता है लेकिन उगलता नहीं है, उगलेगा कौन, मॉनिटर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा।
आंसर हो जाएगा सी। टम्बल टर्न जो है वो किस खेल से संबंधित? दोस्तों ये तैराकी से संबंधित है, यानी तैरने से संबंधित है। क्या है ये टम्बल टर्न? इसको हम फ्लिप टर्न भी कहते हैं, फ्लिप टर्न के नाम से भी आ जाता है। जब तैराक तैर रहा होता है और जब उसको वापस होना होता है, एक निश्चित दूरी तक जाकर स्विमिंग पूल में वो वापस होना होता है, तो वो जो पलटते हैं ना तैराक, वो पलटने को हम बोलते हैं टम्बल टर्न या फ्लिप टर्न। टम्बल टर्न या फ्लिप टर्न उसको बोला जाता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में किस जानवर का स्थान नहीं मिलता है? दोस्तों भारत को जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक की जो लाट है वो है। उसमें आपको 4 वो देखने को मिलेंगे जो अलग अलग दिशाओं में है। उसमें क्या नहीं मिलेगा दोस्तों? तो ये बड़ा सिंपल है, देखने में पता चल जाएगा। उसमें ऊंट नहीं है, ऊंट जो है वो नहीं है, वो जो अशोक की लाट है। तो उसमें कौन कौन है? उसमें सिंह है दोस्तों, बुल है, घोड़ा है, और इसकी ऊंट की जगह है हाथी। ऊंट की जगह है दोस्तों हाथी, और इन सब की अपनी अपनी दिशाएं हैं दोस्तों। ऊंट बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसमें अलग ही समझ में आ रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जब टीपू सुल्तान शासक था तब मैसूर राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? दोस्तों मैसूर की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी दोस्तों श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी, श्रीरंगपट्टनम। और आजकल श्रीरंगपट्टनम कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में है वर्तमान में। और वैसे भी मैसूर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। थोड़ा आज इसमें क्वेश्चन कुछ कम थे, कोई नहीं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। और ऐसा मेरा मानना है कि आप अच्छी तैयारी कर रहेंगे इन सबको, इन सारे क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए दोस्तों। जो MTS का आपका टारगेट है दोस्तों, अब सिर्फ 40 दिन बाकी हैं। तो जम के तैयारी करें और धमाल कर दें, रिजल्ट लाएं और अपने मम्मी पापा को चेहरे पे उनके स्माइल लेके आएँ दोस्तों। थैंक यू। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को प्लीज़ सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। थैंक यू। जय हिंद।